आज हम करेंगे क्लास 9th का सैंपल पेपर साइंस का, जो सीबीएसई की वेबसाइट में रिलीज किया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो भी उसमें सोल्यूट है उसका मास परसेंटेज कितना होगा। तो हमारे पास क्या होता है, हमने मास परसेंटेज किसी भी कितना मास उसमें सोल्यूट का कितना परसेंट सोल्यूट का मास है उसे कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। इसका मतलब 100 ग्राम में 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। मीन्स हमारे पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन हमारा होता है सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को या सॉल्यूशन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। और अगर 100 ग्राम 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें उसके हिसाब से सोल्यूट कितना अमाउंट है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, अ हार्ड सब्सटेंस व्हेन बेंड। किसी हार्ड सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो उसमें क्या होती है, आवाज आती है। क्या आती है, आवाज आती है। आवाज आती है तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, मेटल है। क्या है वो, मेटल। अब मेटल क्यों है, क्योंकि मेटल आर जनरली प्रोड्यूस साउंड। मेटल क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या पढ़ते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस। वो क्या है, सोनोरस एंड प्रोड्यूस साउंड। इसीलिए उसकी नेचर क्या है, एलिमेंट की, उस सब्सटेंस की नेचर क्या है, मेटल नेचर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ आयरन पिन फ्रॉम द सैंड। सैंड में अगर मैंने सैंड लिया, अगर मैंने सैंड लिया, सैंड में क्या डाल दिया मैंने, आयरन पिन डाल दिए, आयरन पिन डाल दिए। या ग्राउंड में क्या है बेटे, मिट्टी है, उसमें कहीं आयरन नेल पड़े हुए हैं, आयरन नेल पड़े हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे, कैसे उनको सेपरेट करेंगे। इसका मतलब उस आयरन नेल को हम सेपरेट करते हैं आयरन सैंड से अलग तब होगा जब हम इस आयरन के पास क्या लाएंगे, मैग्नेट लाएंगे। क्या लाएंगे, मैग्नेट लाएंगे। और मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इस आयरन के अंदर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, विच अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जो मैग्नेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब जब हम मैग्नेट इस आयरन पिन के पास ले जाएंगे तो वो आयरन पिन क्या हो जाएगा, उस सैंड से अलग हो जाएगा। तो कौन से मेथड से करेंगे, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन से मेथड से, मैग्नेटिक सेपरेशन, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट यूज करके हम आयरन नेल को उस सैंड से अलग कर सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है, जो एनिमल में, किसमें होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। जो एनिमल की आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है, लेकिन प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल। इन केस किसमें, प्लांट में। प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होती है, लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है। तो इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ ही सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर आने देता है और कुछ ही सेलेक्टिव सब्सटेंस को एग्जिस्ट करने देता है। जिसकी जरूरत है उसको अंदर जाने देगा, जिसकी जरूरत है उसको शरीर से बाहर निकालेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसका ऑप्शन 4 दे रखे हैं, देखिए कौन सा है, इट अलाउ द एंट्री ऑफ द सेलेक्टिव सब्सटेंस। यस, पहला। तो दूसरा क्या कह रहा है, इट डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द सब्सटेंस। अलाउ तो करता ही है। इट अलाउ द एग्जिस्ट द सेलेक्टिव सब्सटेंस। यस, ये भी क्या है, राइट है। तो इसका मतलब पहला एंड तीसरा। तो ए में क्या है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सी में पहला। तो हमारा आंसर क्या है, इसका सी आंसर है। इसका मतलब इट अलाउ द एंट्री ऑफ द सेलेक्टिव सब्सटेंस एंड इट अलाउ द एग्जिस्ट ऑफ द सेलेक्टिव सब्सटेंस। तो ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर भेजता है और सेलेक्टिव सब्सटेंस को बाहर निकालता है। Which organella serve as the channel or the transport of material between the cytoplasm and nucleus? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, जैसे मान लो ये सेल है हमारा, सेल ये हमारा क्या, आउटर
मोस्ट लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये क्या है, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिला है, क्या है, सेल ऑर्गेनिला। और ये पूरा रीजन कौन सा है, फ्लूइड स्ट्रक्चर, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म से जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो कहाँ जाएगा बेटे, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये इसका ले जाने का काम किसका है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, सामान ले जाने का काम साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस में ले जाने का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़े हैं दो टाइप के, एक आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक एस ई आर, दो टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक का काम है कि जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, अंदर क्या करेगा वो, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से कहाँ पर ले जाएगा, न्यूक्लियस में। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनिला, और जो क्या है, वेरी स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट, क्योंकि सेल ऑर्गेनिला जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन विद अवर नेक्ड आईज, बट दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक प्रकार, एक विशेष काम करते हैं, हर सेल ऑर्गेनिले का जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, हर एक का काम अलग अलग, एक स्पेसिफिक काम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक ट्रांसपोर्ट करने का काम है। सपोज ए बॉल ऑफ मास एम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है आपके पास, आपने क्या करा, ऊपर से बॉल ऊपर, नीचे से बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, बॉल नीचे से ऊपर फेंकी। जब नीचे से बॉल ऊपर फेंकी तो बॉल कुछ हाइट पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वो रुकी क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। और उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, चेंज हो रही है उसकी स्पीड, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। चेंज मीन डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब विद इनिशियल वेलोसिटी v लिखा है इसमें, स्पीड इज डिक्रीज कंटिन्यूअसली टिल ई बिकम टू जीरो। ये जो है इसकी स्पीड घटती जाएगी जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगी, तब तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। फॉल डाउनवर्ड, फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो क्या आएगी, नीचे की तरफ गिरेगी। एंड अटेन द स्पीड अगेन बिफोर टू द ग्राउंड, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब नीचे से ऊपर पत्थर फेंकते हैं या स्टोन फेंकते हैं या बॉल फेंकते हैं तो स्पीड स्पीड घटती है, और जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं बॉल को तो इसका मतलब स्पीड बढ़ती है। It implies that the magnitude of initial momentum of the ball are same. Yes, it is not the example of the conservation of momentum. Why? नहीं, ये example conservation of momentum नहीं है। क्यों, क्योंकि मास तो ऑब्जेक्ट का सेम है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर इनिशियल स्पीड जीरो होगी, यहाँ पर फाइनल स्पीड क्या है, यहाँ पर इनिशियल स्पीड गिवन है, यहाँ फाइनल स्पीड जीरो है। तो इसका मतलब दोनों का लीनियर मोमेंटम नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने का कारण क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसी पर प्रिंसिपल पर काम करता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक बारी फोर्स लगाने के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड होते हैं तो इसका मतलब उनकी मोमेंटम चेंज होती है। कोई कार अगर अगर कोई कार किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही, घट नहीं रही, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। इट मीन इट इज ओनली व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो क्या होगा बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका एग्जांपल नहीं बैठता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ वेलोसिटी चेंज ड्यू टू द, इन दिस केस, इस केस में, इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण। नेम द टू सेल ऑर्गेनिला, सेल ऑर्गेनिला बताइए, वो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिला बताइए। सेल ऑर्गेनिला मीन्स स्मॉलेस्ट सेल विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, वो रीजन है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। कंटेन ऑन देयर जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। किसका, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल है। केवल दो ही सेल ऑर्गेनिला हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, ये और वाला क्वेश्चन है। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड है
चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, एनी सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, वो क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। कहाँ से, हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से, जहां प्रेशर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन से वो किधर की तरफ जाएगा, कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमेशा कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, जहां कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस का ज्यादा है वो किधर किधर जाएगा, जहां पर कम कंसंट्रेशन उसकी होगी, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी का जस्ट एक हैबिट है ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है इसमें, बस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम है। बस ऑस्मोसिस जो एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लिक्विड के लिए। किसके लिए, ओनली फॉर लिक्विड। और इसमें क्या होती है ऑस्मोसिस में, मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। किसका होता है, लिक्विड सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर लिक्विड का मूवमेंट हो तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है चाहे गैस है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, डिफ्यूजन। इसका मतलब इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड और इट में बी गैस, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेम एनी 3 डिसीज दैट कैन बी ट्रांसपोर्ट द वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे एनिमल हो गए, मॉस्किटोज हो गए, विच कैरी, विच कैरीज, जो क्या करते हैं, डिसीज को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और वो कौन सी हैं, 3 डिसीज कौन सी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। दीज आर द 3 डिसीज। और भी हैं लेकिन इसे 3 पूछा है, तो इसका मतलब विच कैन बी ट्रांसमिटेड, जो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या है, थोड़ा सा फिगर इसकी थोड़ी देखिए जरा। एक एटम है जिसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लियस, ये इसमें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके क्या है, सेल है, सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एक है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव चार्ज। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना प्लस और ना माइनस। जब प्लस और माइनस चार्ज कुछ भी नहीं है तो जीरो आया, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसे न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। इसका मतलब अगर किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर हो, चाहे वो दोनों एक हो चाहे वो दोनों दो हो, चाहे दोनों तीन हो, चाहे 8 हो चाहे 10 हो, दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। किसके, प्रोटॉन के। और इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर सेम है तो पूरा का पूरा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों के नंबर सेम है, बट अपोजिट इन चार्ज, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसलिए क्या होगा, होल एटम इज बिहेव अ न्यूट्रल। तो विल इट कैरी नो चार्ज, एनी चार्ज, नो, इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज। वो एक, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। विच ऑर्गेनिला इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनिला काम करता है, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस वो सेल ऑर्गेनिला है जो लाइसोसोम बनाने का काम करता है। और लाइसोसोम आपने पढ़ा है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम वो सेल ऑर्गेनिला है जिसके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, और जो अपने ही सेल को रिपेयर सेल होते हैं, जो भी सेल खराब होता है, डैमेज होता है, वॉर्न आउट होता है, उनमें क्या, उनको क्या करता है, खुद ही खा जाता है। इसलिए इसको हम एक नाम और देते हैं, क्या, इट इज, क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म, कौन सा सेल ऑर्गेनिला बनाता है लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस। इन ब्रीफ स्टेट दैट व्हाट हैपेंड
ब्लड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये जो आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है? अपनी तरफ जोड़ता है, अपनी तरफ ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन कंबाइन करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो रेड इन कलर है, इसको हम साथ में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। जब हम रेड ब्लड सेल को नमकीन पानी में डाल देंगे, ज्यादा नमक पानी में डाल देंगे, सैलाइन वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल को अगर हम हाई कंसंट्रेटेड नमकीन पानी में डाल देंगे जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होगी, सॉल्ट ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है? उस सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर क्या है? इसका मतलब कंसंट्रेशन बाहर किसका मतलब क्या है? यहाँ पर ज्यादा है तो सेल में ज्यादा है, और बाहर क्या है? कम है। तो इसका मतलब सेल जो है अपना क्या करेगा? वाटर को लूज करेगा। वाटर क्या करेगा? लूज करेगा। वाटर लूज करने से क्या होगा? उसका सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा? अलग होगा। और जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? इसमें प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होगा। इसका मतलब जब हम रेड ब्लड सेल को ज्यादा नमकीन पानी में डालेंगे तो वो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, लॉस वाटर करेगा, और लॉस वाटर करने से क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होगा। प्रोसेस होगा प्लाज्मोलाइसिस, मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे इसे। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। हमने पढ़ा है कि नमक को सॉल्यूशन से अलग कैसे किया जाता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस से। और इवेपोरेशन क्या है? इन विच द सेपरेट होता है बेटा कोई भी सब्सटेंस, किसमें? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। नमक को हम उसके सॉल्यूशन से अलग करने का प्रोसेस कौन सा होता है? इवेपोरेशन। क्या कोई और मेथड है? यस। इससे इवेपोरेशन के अलावा हमारा दूसरा मेथड कौन सा है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वो मेथड है जिसमें सॉल्ट को उसके सॉल्यूशन से अलग किया जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन है, वो क्या है? वो कंपेरेटिवली इवेपोरेशन से बेटर है। क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमें जो सॉल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? प्योर मिलता है। प्योर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट हमें मिलते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में हमें प्योर सॉल्ट नहीं मिलते, कुछ इसमें इम्प्योरिटी रह जाती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ मूविंग इन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमने यहाँ पर से डिस्टेंस है, ये टाइम है। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर हम क्या ड्रॉ करें? अगर हम ड्रॉ करें, क्या कहते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो क्या आएगा? एक सिंपल पैराबोला टाइप आएगा। क्या आएगा? एक कर्व पाथ आएगा। इसमें क्या है? ये क्या है? डिस्टेंस और टाइम की वेलोसिटी, और ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन डिस्टेंस और टाइम में, और ये क्या है? वेलोसिटी। तो इट विल फॉर्म ए पैराबोला, कर्व पाथ लाइक अ पैराबोला। What is the quantity which is measured by the area occupied velocity time graph? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या बताता है? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और इसको क्या है? ये मान लो ये हमारे पास कुछ हमने एरिया ले लिया, तो ये रेक्टेंगल हमने ले लिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। क्या होता है? एल इंटू बी। तो ये क्या है? एल क्या है मेरे पास? टी, और बी क्या है मेरे पास? वी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड। अब कोको जी कैसे? देखो ध्यान से, हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी से क्या हो जाएगा? टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकलेगा? क्या? डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? डिस्टेंस। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। हमारे पास क्या आता है? डिस्टेंस आ जाता है। तो इसका मतलब एरिया ऑक्युपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। कब? जब एरिया निकालना हो। किसका? एरिया अंडर किसमें? वेलोसिटी टाइम में। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द टीयर विच प्रिवेंट द आई इन्फेक्शन। हमारी आंखों से आंसू आते हैं, तो वो जो आंखों से आंसू आते हैं वो क्या बेटे? उनमें कुछ एंजाइम है जो हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कौन से एंजाइम है? उन एंजाइम का नाम है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम। क्या नाम है उनका? लाइजोजाइम। जो एंजाइम है वो हमारे आंसुओं में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारी आई इन्फेक्शन को बचाता है।
वाई बाइसिकल बिगेन टू स्लो डाउन व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो इसका मतलब हमारी साइकिल स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। अगर हम पैडलिंग करना बंद कर दें, मतलब पैडलिंग चला बंद कर दें, पैडलिंग बंद कर दें साइकिल की, तो साइकिल क्या होगी, थोड़ी सी देर बाद रुक जाएगी। अगर हम साइकिल चलाना बंद कर दें, पैडल मारना बंद कर दें, तो हमारी साइकिल थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि ये व्हील है और ये क्या है, रोड है। व्हील और रोड दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में, तो इनके बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। इसका मतलब जो अर्थ जो सरफेस है वो क्या करेगा, इस पहिए को रोकेगा। इसका मतलब इट वर्क अगेंस्ट द किसके, इस साइकिल के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा। क्योंकि फोर्स लगेगा ऐसे और साइकिल मूवमेंट हो रही है ऐसे, तो इसका मतलब जब ये साइकिल पर फोर्स लगाएगा, साइकिल की व्हील पर फोर्स लगाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो साइकिल है वो रुक जाएगी, इट विल स्टॉप, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या है, वाई साइकिल बिगेन टू स्लो डाउन। साइकिल स्लो क्यों होती है, जब हम पेडल मारना बंद कर देते हैं। साइकिल बिगेन टू स्लो डाउन व्हेन स्टॉप पेडलिंग ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन, दिस रिजल्ट जो है उसकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।